अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डेली विज और मैं आपका होस्ट मुनीर मेमन एक बार फिर से एक एक्साइटिंग टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। हमने देखा कि 2020 का साल काफी ज्यादा मुश्किलात से घिरा हुआ था। जिस तरीके से कोविड-19 की वबा आई उसने पाकिस्तान की मईशत को हिला के रख दिया। इसके असरात ये हुए कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी काफी ज्यादा लोगों को नुकसान उठाना पड़ा और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो इन्वेस्टर बेस है जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा कम है वो मजीद श्रिंक होता हुआ नजर आया। 2020 का साल कुछ हद तक पॉजिटिविटी के साथ रिकवर होता हुआ देखा गया और 2020 के इख्तिताम तक हमने देखा कि मार्केट ने काफी हद तक मोमेंटम को गेन किया। लेकिन आज भी ये सवाल जेरे गौर है कि किस तरीके से इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में वापस लाया जाए, किस तरीके से इन्वेस्टर्स की बेहतर तौर पे रहनुमाई की जाए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे भरोसा करें, अपने एतमाद का इजहार करें और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के धारे में शामिल हो सकें। इसी बात के ऊपर हमने एक बड़े खास मेहमान को आज दावत दी है जिनका ताल्लुक इन्वेस्टर से है, जो यकीनी तौर पे एक बिजनेस करने के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी बखूबी करना जानते हैं। और यही वजह है हम चाहते हैं कि जो इन्वेस्टर्स हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उनको उन्हीं की तरीके से ब्रीफ किया जाए कि एक इन्वेस्टर जब स्टॉक मार्केट आता है वो किस तरीके से परफॉर्म करता है, क्या कुछ देखता है और क्या कुछ 2021 के साल में होने जा रहा है। इसलिए आज के प्रोग्राम में हमने एक बहुत ही खास गेस्ट को दावत दी है, जनाब मोहम्मद आसिफ अबू बकर साहब को, जो कि आज बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपना ट्रेडिंग का आगाज किया और ये सफर कैसे शुरू हुआ। आसिफ साहब, वेलकम टू द शो। वेलकम। आसिफ साहब, पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि ये आप यू बीइंग एन इन्वेस्टर, यू बीइंग अ बिजनेसमैन, माशाल्लाह काफी अरसे से ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो मैं जरा ये बताएं हमारे ऑडियंस को कि ये कितने अरसे से आप इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में करते आ रहे हैं? तकरीबन 20 इयर्स हो गए, 2000 से तकरीबन। अच्छा, 2020 का मतलब ये हुआ कि आपने स्टॉक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे, काफ़ी ज़्यादा नशेब व फराज देखे और 2018 के क्राइसिस हों, इसके बाद जो दीगर जब भी मार्केट ने अप डाउन किया, जिस तरह 52,000 पॉइंट के बाद मार्केट नीचे आई, आपने हर चीज़ ऑब्जर्व की, लेकिन आप अभी भी स्टॉक एक्सचेंज के साथ मुंसलिक हैं। तो ये किस तरीके से मेंटेन करते रहे? क्या कभी ऐसा हुआ कि स्टॉक मार्केट से दूर हो जाऊं, अब इन्वेस्ट नहीं करना मुझे? नहीं, अगर आप 2000 से इन्वेस्टमेंट करते हुए आ रहे हैं जी। पिछले 20 साल से, तो हमने बहुत अप डाउन देखे हैं, जैसे 2005 में, 2008 में। 2008 में तो एक दफ़ा मार्केट बंद भी हो चुकी थी, तकरीबन 6 महीने 3 महीने या 4 महीने के लिए। जी जी। तो इस वक्त तक हम इस तरह से कैसे करते हुए आ रहे हैं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से जाते हैं तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। सही। सबसे पहले तो अवेयरनेस होनी चाहिए कंपनीज के बारे में, उनकी ग्रोथ के बारे में, उनकी प्रोडक्ट के बारे में कि वो क्या प्रोडक्ट, मतलब उनकी प्रोडक्ट सेल हो रही है, उनको नफ़ा हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या। जब तक आपको उस कंपनी के बारे में मालूम नहीं होगा आप उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। और क्राइसिस में अगर उनके प्राइसेस नीचे भी आते हैं तो फिर जब थोड़ी मार्केट बेहतर होती है तो वो फिर और तेज़ी से बढ़ जाते हैं और आपको डिविडेंड वगैरह हर चीज़ मिलती है। मतलब अगर आपके सेक्टर्स अच्छे सेलेक्ट किए हुए और कंपनीज अच्छी सेलेक्ट की हुई हो तो। अच्छा आसिफ भाई, मैं इसी पे आऊँगा कि यकीनी तौर पे हमारा प्रोग्राम बहुत से ऐसे लोग देख रहे हैं जिन्होंने अभी तक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया या कहीं भी इन्वेस्ट नहीं किया या कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करा तो बड़े इनिशियल लेवल पे हैं। तो ये इन्वेस्टर्स के लिए जो शुरुआत करने के लिए जो प्रोसेस है वो क्या होना चाहिए? इसके लिए सबसे पहले तो देखा, हमारे मुल्क में तो कोई ऐसा अवेयरनेस का या इनको सिखाने के लिए कोई ऐसा इंस्टीट्यूट तो मौजूद है नहीं। सबसे पहले उनको अच्छे ब्रोकर का इंतखाब करना चाहिए मेरे ख्याल से। और आज के ब्रोकर्स के पास पूरा एक वो पूरी रिसर्च टीम बनी हुई होती है जो बताती है सब। ठीक है। उससे इनको अवेयरनेस मिल सकती है। और कोशिश करें कि ये ज़्यादातर अच्छे जो टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर होते हैं उनकी टॉप परफॉर्मेंस कंपनियां होती हैं जिनकी आपको लिस्ट उससे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से PSX से भी मिलेगी, वहाँ जाके डिविडेंड ग्रोथ वाले शेयर्स वगैरह में अपने पैसों को पार्क करना चाहिए मेरे ख्याल से। अच्छा, ये तो इन्वेस्टमेंट के हवाले से मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन एक जो जनरल इन्वेस्टमेंट है, आमतौर पर लोग ये बात काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितनी अमाउंट से करें, किस तरीके से करें, कितना पैसा अपनी सेविंग्स का मार्केट में, स्टॉक मार्केट में इंडक्ट करें। देखिए, ये मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि अपनी वो सेविंग्स को इस्तेमाल करें कि जो आपके पास फालतू पड़ी हुई हो। ठीक है। मतलब जो अगले साल 6 महीने के लिए आपको यूज़ में ना हो पैसा, उस पैसे को यूज़ करें। और एक छोटा इन्वेस्टर लाख 2 लाख रुपए से भी आके इन्वेस्टमेंट कर सकता है मेरी नज़र में। सही है। बिल्कुल हो सकती है। अच्छा, अब ये इन्वेस्टमेंट का जो प्रोसेस है, हम देखते हैं कि आमतौर पर लोग काफ़ी ज़्यादा रिसर्च नहीं करते और अक्सर हम देखते हैं कि इनिशियल लेवल पे उनके साथ कुछ ऐसे मामलात होते हैं कि वो दिल बर्दाश्त हो कि स्टॉक मार्केट में आने से पहले ही चले जाते हैं। इसके लिए इन्वेस्टर्स को
कौन सी आप टिप्स देना चाहेंगे जो जरूरी है स्टॉक मार्केट में आने के लिए? सबसे पहली टिप तो ये कि किसी से पूछ के काम ना करें, अच्छा थोड़ा सा अपना दिमाग भी लड़ाएं। लोग यहाँ पर टिप्स बहुत लेते हैं। अच्छा जिस तरीके से हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं कुछ भी अपने लिए, तो उसकी पहले कैसे देखते हैं उसको, ठीक है। यहाँ परखते नहीं। और छोटी आइटम्स वगैरह में बहुत सी ऐसी आइटम्स होती हैं जो कंपनियां बंद भी होती हैं, जो डिफॉल्ट सेगमेंट में भी होते हैं, और छोटे इन्वेस्टर होते हैं तो वो उन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करके फिर फंस जाते हैं और फिर लॉस करके मार्केट से आउट हो जाते हैं, या फिर लेवरेज प्रोडक्ट यूज़ करके वो अपनी ताकत से ज़्यादा शेयर्स खरीद लेते हैं, और जब मार्केट डिस्टर्ब होती है ठीक, तो फिर उनको नुकसान बहुत होता है। मतलब बिल्कुल 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 सही बात करें आसिफ साहब। जिस तरीके से हम अक्सर देखते हैं, छोटी से छोटी चीज़ खरीदने जाते हैं तो उसके रिसर्च करते हैं। इनफैक्ट अगर फ्रूट्स खरीदने चले जाएं तो खरबूजा लेते वक्त भी 10 बार उसको ठोक पीट के सूंघ के चेक करते हैं कि क्या वो सही है, क्या वो मीठा है या नहीं सही बात है। लेकिन जब हम इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं और अपनी ज़िंदगी की एक सेविंग्स, लाखों करोड़ों रुपए की जमा पूंजी जो भी लगाने जाते हैं, हम उस वक्त इतनी ज़्यादा रिसर्च नहीं करते। तो ये ज़रूरी है कि रिसर्च करें और रिसर्च करके ही अपना फैसला लें। मैं इसी मौके पे एक छोटा सा ब्रेक लूँगा, क्योंकि ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हम बात करेंगे कि जो परफॉर्मिंग स्क्रिप्ट्स हैं वो कौन सी हैं और आगे चल के कौन से सेक्टर्स हैं वो परफॉर्म करने जा रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। अभी हम जिक्र कर रहे थे आसिफ साहब से कि किस तरीके से नए इन्वेस्टर को स्टॉक मार्केट में आना चाहिए, कौन सी चीजें हैं उनको देखते हुए, उनको प्रॉपर स्टडी करते हुए स्टॉक मार्केट में एंटर होना चाहिए और इन्वेस्टमेंट कितने पैसों से की जा सकती है। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए जरूरी है कि मार्केट का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो हिस्ट्री है, उसको जरूर देखा जाए। स्क्रिप्ट्स की जो परफॉर्मेंस हालिया दिनों में रही, तकरीबन 2, 4, 6 हफ्ते या चंद माह के दौरान किस तरीके की रही, वो देखना जरूरी है। आसिफ साहब, हमने देखा कि 2020 का साल बड़ा इंपॉर्टेंट रहा। 2020 के साल में वो कुछ हुआ जो शायद कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, लेकिन ग्लैडली मार्केट्स बंद नहीं हुई, स्टॉक मार्केट चलती रही, ओपन रही। तो 2020 का साल आप स्टॉक मार्केट के लिए किस तरीके से देखते हैं? 2020 का साल शुरू में तो बहुत अच्छा था, जनवरी फरवरी, क्योंकि वहाँ मार्केट हमारी 43,000 टच कर चुकी थी। ठीक है। मैं इसके बाद फिर ये अनफॉर्चुनेटली जो ये जनवरी से कोरोना का चला, कोविड-19 का जो एक बहुत लंबा पीरियड, उसमें मार्च के अंदर मार्केट क्रैश कर गई थी, 27,000 तक आ गई थी, और कुछ दिनों के अंदर 3-4 दिन के अंदर तो 8,000 पॉइंट्स लूज कर चुकी थी वो PSX का इंडेक्स। तो इसके बाद मार्केट ने जैसे जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोविड-19 के जो स्टेप्स लिए थे उसको दूर करने के लिए, और फिर कंस्ट्रक्शन पॉलिसी वगैरह दी, इसके बाद मार्केट बहुत अच्छी इंप्रूव होना शुरू हुई और माशाल्लाह उसने पूरा रिकवर किया और आज आके 46,000 के इंडेक्स पे आ चुकी है। मतलब बहुत बेहतर रही वो। अच्छा, आपने जिक्र किया कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से इनिशिएटिव लिए, मैं उस पर जरूर आऊँगा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने किस तरीके से परफॉर्म किया। लेकिन मैं अगर आपसे सेलेक्ट करने के लिए कहूँ कि वो कौन से 5 स्क्रिप्ट्स आपको लगे कि जिसने 2020 के अंदर बहुत बखूबी परफॉर्म किया या इन्वेस्टर्स की काफ़ी ज़्यादा इस पर नजर रही? देखिए, टेक्नोलॉजी सेक्टर से भी 1-2 आइटम्स थी, जैसे नेटसोल ने आउट परफॉर्म किया है। ठीक है। इसके बाद आप देखें तो सिस्टम लिमिटेड है, वो भी अच्छा चला। इसके बाद आप आ जाएं तो सीमेंट सेक्टर के अंदर लकी सीमेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और इसके बाद आप बैंकिंग सेक्टर में आए तो मीज़ान बैंक और बैंक अल हबीब की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नज़र आती है। इसके अलावा ऑयल सेक्टर में आप अगर आ जाएं तो PSO वगैरह भी बहुत अच्छे चले हैं। अच्छा, PSO तो अभी हालिया तारीख में हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा गेन भी हुआ, लेकिन 2020 में क्योंकि ऑयल मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनली काफ़ी नीचे आई हुई थी, उसने ऑयल सेक्टर की परफॉर्मेंस को मुतासर नहीं किया? बहुत मुतासिर किया था। OGDC तो 70 रुपीज़ तक टच कर गया था। क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इन्वेस्टर्स जो कि देख रहे हैं आमतौर पे ऑयल सेक्टर या बड़ी जो ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं और कोई ना कोई पोर्टफोलियो का आमतौर पे हिस्सा ऑयल मार्केट में इन्वेस्ट जी जी, ऑयल मार्केट में 2 शेयर बहुत मखसूस है, OGDC, POL और PPL। बिल्कुल बिल्कुल। OGDC और PPL जो है इस वक्त ज़रा से अपने प्राइवेटाइजेशन की वजह से थोड़े से मुतासिर हुए हैं। उनकी प्राइस इतनी ऊपर नहीं आ रही है। अगर एक फिक्स कर दे गवर्नमेंट उसका रेट कि किस रेट पे प्राइवेटाइज होगा, तो इसके बाद ये मुझे लगता है कि वो अनसर्टेनिटी खत्म हो जाएगी और ऑयल सेक्टर और तेजी से परफॉर्म करेगा। मतलब आप कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन की इन स्क्रिप्ट्स के हवाले से कुछ बातचीत चल रही है गवर्नमेंट के हलकों में? जी जी, चल रही है, और इसका रेट अब तक अभी तक तय नहीं है। मार्केट में इसको लेके परेशानी में लोग के किस रेट पर ये माल गवर्नमेंट ऑफलोड करेगी जो अपने टैक्स उनको। तो ये आम तासुर तो होना चाहिए ना कि अगर गवर्नमेंट कोई स्क्रिप्ट या कोई ऐसा जिसमें शेयर्स बेच रही हो इस तरह के, तो ऑन अ हायर साइड ही गवर्नमेंट बेचना चाहेगी, ना कि लोअर साइड आके। अनसर्टेनिटी खत्म हो
तो ही ओवर साइड पे आके माल सेल हो सकता है ना। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा, दूसरा दूसरा अगर मैं इसी के साथ साथ ये लिंक करूं कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ये जो सेक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं, हमने देखा कि खान साहब ने भरपूर इनिशिएटिव लिए, खास तौर पर कंस्ट्रक्शन सेक्टर के हवाले से, और आईटी टेक्नोलॉजी का तो बिल्कुल बात करें, ये सेक्टर्स कंप्लीटली परफॉर्म नहीं कर रहे। मतलब अगर एक सेक्टर ने परफॉर्म किया, इसी के सब सेक्टर ने परफॉर्म किया, तो जैसे सीमेंट ने परफॉर्म किया तो ग्लास के सेक्टर में इतना काम कहीं नहीं देखा गया। अगर सीमेंट के अलावा स्टील के सेक्टर ने परफॉर्म किया तो वो कुछ स्क्रिप्ट्स परफॉर्म कर रहे हैं और कुछ ने उतना ज्यादा आउट परफॉर्म नहीं किया मार्केट में। स्टील सेक्टर में भी एक दो आइटम्स ने परफॉर्म किया है, बिल्कुल। मगर मेन इस वक्त जो दबी हुई इंडस्ट्री मुझे नजर आ रही है ना, वो आपकी गिलास इंडस्ट्री है, जिसके अंदर एक दो स्क्रिप्ट बहुत अच्छे हैं, जैसे तारिक गिलास है, वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, हालांकि उसकी ग्रोथ वगैरह बहुत अच्छी है। इस तरीके से पेंट इंडस्ट्री में बक्सले पेंट और बर्जर पेंट आते हैं। बर्जर पेंट भी मुझे बहुत, मतलब इसके फाइनेंशियल वगैरह बहुत अट्रैक्टिव हैं, इसको भी चलना चाहिए। ये इंडस्ट्रियाँ इससे जो मुंसलिक हैं वो थोड़ी सी अभी दबी हुई हैं और उनमें बहुत ग्रोथ है, और उनके रेट मुझे लगता है आने वाले दिनों में अच्छे हो जाएंगे। अच्छा, मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये ओवरऑल कंस्ट्रक्शन का सेक्टर आने वाले साल में बेहतर परफॉर्म। मुझे पेंट इंडस्ट्री और गिलास इंडस्ट्री बहुत अच्छी लगती है, मतलब है नहीं। अच्छा, इसके साथ हम एक और चीज भी देखना है कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का शोबा रहा, जी जी जी। हमने देखा कि इस पे भी काफी ज्यादा इनिशिएटिव्स लिए, काफी ज्यादा हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी, लेकिन ये सेक्टर भी अभी उस तरीके से परफॉर्म नहीं करता हुआ नजर आ रहा। इसकी वजह बेसिकली ये है कि गवर्नमेंट हर हफ्ते ईसीसी की मीटिंग में यही कहती है कि हम टेक्सटाइल पॉलिसी लाने वाले हैं, ठीक है, मगर किसी वजूहत की बिना पे आती नहीं है वो पॉलिसी। तो मैं ये चाह रहा हूँ, गवर्नमेंट से इस शो के जरिए अपील भी करता हूँ कि जितनी जल्दी ये टेक्सटाइल पॉलिसी का जो ये फैक्टर ये सॉल्व हो जाएगा, मसला ये रिजॉल्व हो जाएगा ये इशू, और ये गवर्नमेंट अच्छा इनिशिएटिव दे देगी इनको, तो ये बहुत आगे जाएंगी। मतलब फिर टेक्सटाइल कंपनियां और ज़्यादा परफॉर्म करेंगे। अभी तो उन्होंने इतना कुछ परफॉर्म नहीं किया है, हालांकि पाकिस्तान के पास अगले 6 महीने 1 साल के लिए इतने ऑर्डर्स हैं पूरी बुक कि वो, बल्कि 2 लाख मजदूर कम है। मतलब टेक्सटाइल अपनी फुल कैपेसिटी पे इस वक्त चल रही है। मतलब बिल्कुल यही बात है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से 2020 और का इस साल सेक्टर में 2020 का साल जिस तरीके से गुजरा, उसमें दो सेक्टर्स खास तौर पे काफी ज्यादा आंखों का तारा बनने में नजर आया। लोगों ने काफी वेट किया कि टेक्सटाइल सेक्टर और फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी एक ऐसा सेक्टर रहा जो लोगों ने काफी उम्मीदें लगाई हुई थी कि जिस तरीके से मार्केट और जो ट्रेंड्स हैं वो परफॉर्म करें। लेकिन आसिफ साहब, ये एक मसला है, हमारी मार्केट ज़्यादातर फंडामेंटल्स को फॉलो नहीं करती, इंस्टिंक्ट को ज़्यादा फॉलो किया जाता है, और जो बस उस वक्त की फिजा होती है उसी में हमारे स्क्रिप्ट ज़्यादातर मूव होते हुए नजर आते हैं। इसको किस तरीके से एड्रेस किया जाएगा? देखें, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हमारी जो है ना, उसका भी 27% एक्सपोर्ट बढ़ा है, बिल्कुल सही। तो उसको भी आगे ज़्यादा ग्रोथ करना है, मगर अभी वो ग्रोथ नहीं कर सक रही अभी इस वक्त फ़िलहाल थोड़ी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि उसमें भी रिजल्ट्स इतने आउटस्टैंडिंग नहीं आ रहे जो प्रेडिक्शन वगैरह थी कि उसके रिजल्ट्स आउटस्टैंडिंग आएंगे, इस तरीके से वो नहीं कर सकी है परफॉर्म। मतलब इतने रिजल्ट्स उसके अच्छे नहीं आ रहे, मतलब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अभी परफॉर्म इस तरीके से नहीं कर सकी। लेकिन एक सवाल मैं अपनी तमाम दर देखने वालों के लिए छोड़े जा रहा हूँ कि ये सवाल मुझसे बार बार किया जा रहा है, और आसिफ साहब के पास भी ये सवाल छोड़ते हुए जाऊंगा ब्रेक की तरफ, कि 2020 का साल गुजर गया, 2021 के लिए लोगों की काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं और लोग काफ़ी ज़्यादा बात कर रहे हैं कि क्या 2021 में मार्केट 60,000 का इंडेक्स लेवल देख सकेगी या नहीं। इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अभी हम जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से 2020 का साल गुजरा, कौन से सेक्टर्स थे जिन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें अभी भी काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस के लिए गुंजाइश मौजूद है। 2020 का साल यकीनी तौर पे ख़त्म हुआ और 2021 के लिए आसिफ साहब से मैं ये सवाल रखने जा रहा हूँ। आसिफ साहब, इंडेक्स हमने एक वक्त में देखा था कि 52,000 की हाइट्स पे पहुंचा हुआ था, जिसके बाद इंडेक्स चुकड़ के 27-28 हज़ार के लेवल पहुंचा, जहां पे अब काफ़ी हद तक रिकवरी नज़र आ चुकी है। क्या मार्केट में 2021 के साल के इख्तिताम से पहले हम ये देख सकेंगे कि इंडेक्स अपनी नई हाइट्स ले, या 60,000 जिसका जैसा बड़ा जो एक माइलस्टोन अचीव कर सके? बिल्कुल कर सकता है। 2-3 अगर ये चीज़ें हो जाएं तो बहुत अच्छी हो जाएंगी, और 1-2 चीज़ें तो बहुत अच्छी हो चुकी हैं। अच्छा, जो चीज़ें अच्छी हो चुकी हैं वो ये है कि एक तो इंटरेस्ट रेट 13.25% से 7% पे आ गए हैं। बिल्कुल सही। हमारी इन्फ्लेशन भी 6% पे आई है इस दफ़ा। ठीक है। तो इससे आगे आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट की हाइक तो नज़र आती नहीं है,
मतलब कम हो इंटरेस्ट सकता है। रेट का जो एक तलवार लटक रही थी वो मतलब आप कह रहे हैं कि तकरीबन सेटल्ड है। तकरीबन सेटल्ड हो गया। पाकिस्तान ग्रोथ भी कर रहा है क्योंकि हमारा ट्रेड डेफिसिट भी खत्म हो गया है, सरप्लस हो चुके हैं हम। इसके अलावा ये सर्कुलर डेट वगैरह के जो प्रॉब्लम्स अगर हल हो जाते हैं तो इससे आपका रिफाइनरी सेक्टर्स और ये जितने भी आईपीपीज वगैरह हैं इनकी भी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। आईपीपीस में तो हमने देखा हालिया तारीख में जिस इनके तरीके मुआहदे से भी हुए हैं और अगर मुआहदे हुए गवर्नमेंट ग्रोथ आती हुई सर्कुलर नजर आई है। डेट को ख़त्म कर देती है बिल्कुल, जो 2 ट्रिलियन के ऊपर है, तो इससे भी बड़ा फ़र्क पड़ेगा। तीसरी बात यह है कि जितनी भी ये सीमेंट इंडस्ट्रीज़ और स्टील की कंपनीज वगैरह जो लोन पे थी या एक्सपेंशन पे थी, उनको बहुत फ़र्क पड़ा है इंटरेस्ट रेट के कम होने की वजह से। ठीक है। तो इनकी ग्रोथ भी बहुत हम आने वाले वक्तों में बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। ख़ास करके सीमेंट स्टील सेक्टर की है वो, इनकी भी। टेक्सटाइल भी बहुत मुझे अच्छा नज़र आ रहा है क्योंकि एक तो एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स बहुत हैं और इसके अलावा फिर गवर्नमेंट अगर ये टेक्सटाइल पॉलिसी अगर टाइम पे दे देती है मतलब, ठीक हो गया। तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये सब हो गया। और इस पे सोने पे सुहागा ये होगा अगर ऑयल के ये मतलब हो जाए प्राइवेटाइजेशन का, जो जो और इंटरनेशनली हम देख रहे हैं ऑयल मार्केट रिकवर्स भी करती हुई नजर आ रही है। ऑयल मार्केट में $53 पे वीटीआई WTI आ गया है मतलब। जी जी जी। तो इससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। मुझे लगता है 55 to 60,000 तक इजीली मार्केट जा सकती है मतलब। अच्छा, साथ साथ हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट दूसरे इनिशिएटिव्स भी बहुत ले रही है, खासतौर पर डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करें। रोशन पाकिस्तान हमने देखा एक भरपूर इनिशिएटिव था और अभी स्टेट बैंक की तरफ से रास्ट का इनिशिएटिव लिया गया जिसमें हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की भरपूर कोशिश है कि जो ट्रांजेक्शन्स के हैं, जो प्रोसेस हैं, उनको ईजी किया जाए। जो पाकिस्तानी मुकीम है बाहर मुल्कों में, उनको मौका दिया जाए कि वो पाकिस्तान की मार्केट्स में आके इन्वेस्ट कर सकें। ये कितना बड़ा फैक्टर्स हो सकते हैं कि पाकिस्तानी वो जो बाहर रहते हैं, जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में परफॉर्म कर सकते हैं और ऐड ऑन कर सकते हैं इसके लिए। ये बहुत अच्छा साबित होगा क्योंकि इसमें वन विंडो ऑपरेशन हो गया ना, आप देखें तो। बिल्कुल सही। रोशन डिजिटल के तहत वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, पाकिस्तान में अपना सरमाया कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इससे तो पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानियों का बहुत पैसा आएगा और रोशन डिजिटल अकाउंट में बहुत तकरीबन $20 करोड़ के ऊपर रेमिटेंस आ भी चुकी है मतलब, और इन्वेस्टमेंट हुई भी है। और स्टॉक मार्केट के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है मतलब। अच्छा, अब मैं अगर ये आपसे जानना चाहूँ, आपने ये बात तो कही कि जिस तरीके से मार्केट अगले साल के अख्ताम तक 55-60 हज़ार के दरमियान परफॉर्म करती हुई देखी जा सकती है, तो ये भी ज़रूरी होगा ना वो कौन से स्क्रिप्ट्स आप देख रहे हैं या कौन से सेक्टर्स आप देख रहे हैं टू बी प्रिसाइज जो परफॉर्म करेंगे। देखिए, मुझे स्टील सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, ऑयल सेक्टर सब अच्छे लगते हैं, 4-5 सेक्टर। और ख़ास करके मैंने आपको कहा ना, पेंट इंडस्ट्रीज़ में और आपका जो ये अपना ग्लास इंडस्ट्री में ज़्यादा गुंजाइश है मतलब इस वक्त। अच्छा, मैं जब ये हम बात कर रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप ज़रा ऑडियंस को ये भी बताएं, जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये इन्वेस्टमेंट का जो साइकिल है, जो पीरियड है, ये कितना होना चाहिए। क्योंकि आमतौर पर लोग जब स्टॉक मार्केट की बात समझ करते हैं तो कहीं ना कहीं तासुर लेते हैं कि गैम्बलिंग करी जाए, इंट्राडे ट्रेड पे या स्विंग ट्रेड किया जाए। तो ये कितने अरसे के लिए इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए लोगों को सबसे पहले तो अपने जज्बात पे काबू रखना चाहिए। जज्बाती हो जाते हैं इंडेक्स को देखते हुए? नहीं, इंडेक्स को देखते हुए नहीं। लोग असल में ये दूसरी इनकम्स ओपन नहीं होती। सही। अब मेरी बात समझ रहे हैं, मतलब ओपन नहीं होती का मतलब ये है कि सामने नजर नहीं आ रही होती। हाँ, स्क्रीन पे तो रेट्स दिख रहे होते हैं। यहाँ अगर ये किसी ब्रोकरेज हाउस में जाके ट्रेडिंग करते हैं तो अपने साथ बैठे हुए दूसरे लोगों को देखते हैं कि वो बहुत बड़ी एंट्री ले रहा है, तो ये भी लालच में आके, मतलब लोगों को लालच नहीं करनी चाहिए। और कम से कम इन्वेस्टमेंट का पीरियड अगर मैं कहूँ तो क्वार्टरली इन्वेस्टमेंट तो करनी चाहिए कम से कम। अच्छा, 3 महीने की कम से कम होल्डिंग। एक क्वार्टर का रिजल्ट देख के उस कंपनियों की अगले क्वार्टर की ग्रोथ को आप देख कर, उसके फंडामेंटल्स देख कर कम से कम 3 महीने के लिए तो इन्वेस्टमेंट कम से कम करनी चाहिए। अच्छा, इस वक्त इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत से ज़्यादा लोग ये भी परेशान है कि उनकी अभी भी, जो हमने देखा था पिछले पास में साल 2 साल पहले जो प्राइसेस थी, वो आज भी बहुत से स्टॉक्स की नहीं आई हुई हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन वो इन्वेस्टर्स जो अभी भी हायर साइड पे बाय कर चुके हैं, अभी भी उनकी प्राइसेस नहीं आई हैं, वो क्या करें इस तरह? क्या वो अपने प्रॉफिट्स को एडजस्ट करें कहीं, या उसका वेट करें? क्योंकि आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि मार्केट बेहतर हो सकती है। देखें, जो आइटम्स के रेट नहीं आए तो उनकी क्या हो सकता है, ग्रोथ नहीं होगी, नंबर 1। ठीक है। या दूसरी बात, मैं जो सिखाता हूँ लोगों को कि वो 3 फेज में इन्वेस्टमेंट करें। अगर उन्होंने बहुत ऊपर ले ली है कोई चीज़, तो जब वो नीचे आई थी जब, तो वहाँ उनको एवरेज भी करनी, एवरेज आउट करना चाहिए मेरे ख्याल से, तो फिर उनके रेट आते हैं। और अगर वो देख रहे हैं कि वो सेक्टर बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहा या उसके अंदर ग्रोथ नहीं है, तो फिर वो स्विच कर ले आइटम को जिस सेक्टर में ग्रोथ है। जैसे अगर उनको लगता है, मिसाल के तौर पे
अगर वो बैंकिंग सेक्टर का कोई स्टॉक है, मिसाल दे रहा हूँ, तो बैंकिंग सेक्टर में कोई अच्छा ग्रोथ करने वाले स्टॉक में उसको स्विच कर दें, या सेक्टर ही नहीं चल रहा, अब उनके पास कौन सा सेक्टर है तो दूसरे सेक्टर में आ जाएं, जो जैसे टेक्नोलॉजी ने भी आउट परफॉर्म किया, आपने देखा होगा। लेकिन आमतौर पर लोग डरते हैं ना आसिफ भाई कि ये सेक्टर परफॉर्म कर चुका है, जैसे अगर किसी आइटम जो 20-25 रुपए से आज 100 रुपए का हो चुका, तो वो मजीद अगला कितना परफॉर्म करेगा। आमतौर पे हमारे लोग तो गलती यही करते हैं कि वो जब सेक्टर परफॉर्म कर चुका होता है, एग्जॉस्ट हो चुका होता है, तब वो एंट्री ले रहे होते तो हैं। मसला यही है ना कि वो इन्वेस्टमेंट जब करने के लिए निकलते हैं तो वो अवेयर ही नहीं होते हैं ना, वो तो लोगों की बातों पे, बताई हुई बातों पे अमल करते हैं ना, तो इसलिए वो फंस जाते हैं। अगर वो बिल्कुल उसकी प्रॉपर, अगर उसकी कुछ भी ना करें, अगर इंटरनेट पे जाके उसके फाइनेंशियल ही पढ़ लें कंपनी के कि उसकी क्या ग्रोथ है, आजकल गूगल वगैरह पे, यूट्यूब पे हर चीज़ अवेलेबल है। सही बात है। मतलब उनको ये तक पता चल जाएगा कि ये सेक्टर ने कितना परफॉर्म किया है, इस कंपनी ने कितने अरसे में कितने % परफॉर्म किया है, मतलब कहने का मकसद ये। तो कुछ अगर नॉलेज बिल्कुल भी नहीं रखे जाएंगे तो मतलब फिर इस मार्केट में आना, किसी भी मार्केट में, मैं कहता हूँ बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल करूंगा, फिर मैं अपने ऑडियंस से इजाजत चाहूंगा कि आमतौर पे हम देख रहे हैं कि 2020 के साल में कंपनी ने शायद उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया, तो लोग इस बात का खदशा जाहिर कर रहे हैं कि 2021 में शायद डिविडेंड्स की शरह उतनी अच्छी ना हो। तो जो ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए आप क्या मशवरा देंगे कि क्या डिविडेंड्स अच्छे आ रहे हैं या नहीं इस साल? डिविडेंड्स बैंकिंग सेक्टर में भी अच्छे आ रहे हैं, फर्टिलाइजर सेक्टर में अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो ग्रोथ की है, मतलब मुझे इनकी ग्रोथ नज़र आ रही है। और जिन कंपनियों, इंटरेस्ट रेट की वजह से मॉनेटरी जो हुई है टाइट, उसकी वजह से बहुत अच्छा मतलब असर पड़ा है। तो ये जितनी सीमेंट कंपनीज वगैरह भी अच्छा डिविडेंड देंगी, क्योंकि अभी रिजल्ट्स जो लास्ट क्वार्टर के आए हैं दिसंबर के, ईयर एंडेड के अभी आने वाले हैं, जी जी। और जो लास्ट सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं वो बहुत बेहतरीन रिजल्ट है, जून से बेहतर रिजल्ट। मतलब कहीं ना कहीं मार्केट में प्रोग्रेशन नजर आ रही है। आसिफ साहब, थैंक यू सो मच। आसिफ अबू बकर साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बड़ा क्लियरली इस बात को बताया कि किस तरीके से आप मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन से स्टॉक्स, कौन से सेक्टर्स 2020 के साल में परफॉर्म करते हुए नजर आए और 2021 का साल किस तरीके से मार्केट के लिए वाइबल हो सकता है, इन्वेस्टर्स के लिए वाइबल हो सकता है। लेकिन हर बार एक बात कही जाती है कि जब हम प्रोग्राम के दौरान किसी भी शेयर या किसी भी सेक्टर के हवाले से बात करते हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसके ऊपर रिसर्च करें। आमतौर पे लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स को काफ़ी हद तक लूज कर देते हैं जब वो पूरी बात समझे बगैर या उसके ऊपर रिसर्च किए बगैर मार्केट में एक एंट्री ले लेते हैं, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि मार्केट उस तरीके से एक्सपेक्टेशन से पूरी नहीं उतरती, क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं फैसला गलत होता है। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। अपने होस्ट मुनीर को इजाजत दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।